हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडी में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट के हैं के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिज़ाइन। और इसके साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग टू जॉब डिज़ाइन भी है, या आप कह सकते हैं अप्रोचेस टू जॉब डिज़ाइन भी इसके साथ में ही हम आज इस क्लियर करेंगे या पढ़ेंगे, उसको भी कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं जॉब एनालिसिस और जॉब एचआर प्लानिंग के जो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या कंसेप्ट जो है वो प्रॉपर क्लियर रहे, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी पढ़ाई करें उसको बहुत ही अच्छे से वो कवर कर सकें सारे पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एक तरह की जॉब के बारे में लिस्ट बनाना है कि जिसमें कि जॉब टाइटल, टास्क, जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इन सबको एक प्रॉपर उस लिस्टिंग करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो जॉब पर पर्टिकुलर ओनली ऑन जॉब पर फोकस करता है, ना कि जॉब होल्डर पर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जॉब टाइटल, जस्ट सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी टीचर का जॉब है या किसी लेक्चरर का जॉब है, तो जॉब टाइटल क्या होगा, इट मीन्स टीचर या लेक्चरर। लोकेशन क्या होगी, तो मान लीजिए मुंबई में वो जॉब करते हैं तो मुंबई होगी, या मुंबई का किसी पर्टिकुलर कोई एरिया है वो होगा। देन जॉब समरी कि वो उनका काम क्या क्या होगा, इसमें पढ़ाना है, उसके साथ में एक्सप्लेन करना है, वॉटेवर, ये सारी जॉब समरीज होंगी। ड्यूटीज़, तो ड्यूटीज़ में उनके पास क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी, उनको जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, फिर एग्ज़ाम से पहले कितना सिलेबस करना है, हाफ ईयरली में कितना करना है, उसके बाद कैसे क्वेश्चन पेपर्स बनाना है, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करने हैं, और किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। इस तरह की जो ड्यूटीज़, वो सच ड्यूटीज़ जो होंगी वो होंगी। इसके अलावा मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स उस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या यूज़ होंगे। जैसे कि अगर टीचिंग जॉब है, टीचर के लिए जॉब है, तो उनको चॉक होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा, प्रोजेक्टर होगा। अगर ऑडियो और वीडियो विजुअल से वो पढ़ाएंगे तो प्रोजेक्टर वगैरह, इस तरह के जो भी टूल्स उस जॉब में यूज़ होंगे, उस टूल्स के और इक्विपमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मटेरियल्स एंड फॉर्म्स, तो मटेरियल जब हम टीचर की बात कर रहे हैं तो क्या कोर्स मटेरियल्स होंगे, बुक्स होंगी, इस तरह से मटेरियल एंड फॉर्म्स यूज्ड होंगे। सुपरविज़न गिवन एंड रिसीव्ड, किस तरह से सुपरविज़न दिया जाएगा, किस तरह से सुपरविज़न उनको मिलेगा, उस बारे में इन्फॉर्मेशंस होंगी। वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी उनकी, मॉर्निंग आवर्स होंगे या आफ्टरनून आवर्स होंगे, कितने आवर्स की वर्क करना होगा उनको, इस तरह की जो भी फिजिकल वगैरह जो भी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस होंगी। देन हैज़ार्ड्स, तो अगर जॉब में से रिलेटेड कोई हैज़ार्ड है तो उन हैज़ार्ड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जॉब डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो, ये ध्यान रखिएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन केवल जॉब के बारे में बात करता है, ना कि, या जॉब की लिस्टिंग होती है, ना कि जॉब होल्डर की। देन इसके बाद में आता है फ्रेंड्स जॉब स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो फोकस करता है ऑन द जॉब, और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो फोकस करता है ऑन द जॉब होल्डर कि उस जॉब होल्डर की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, या जिस भी पर्सन को हम हायर करेंगे, या हायरिंग कंडीशंस जो हैं वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम केसेस क्या होनी चाहिए, उसकी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, या हम उस बंदे को जिस बंदे में ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होंगी उसको हम उस जॉब को पे हायर करने के लिए सोच सकते हैं, इस तरह से। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशंस टू डू द जॉब। और इसमें क्या क्या होता है, इस लिस्ट में क्या क्या होता है, तो एजुकेशन की पर्टिकुलर जो पर्सनल है उसकी एजुकेशन क्या होगी, फिर है एक्सपीरियंस। तो मान लीजिए जब हम टीचर की बात करें तो उसको प्रायर कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग का,
देन ट्रेनिंग की, कहीं से कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कोई प्रोफेशनल जैसे बीएड वगैरह किया हुआ है, इस तरह का कुछ है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, जजमेंट है, इनिशिएटिव्स हैं कि कौन से मतलब उन्होंने कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, किस तरह की, और दूसरे सर्टिफिकेट्स वगैरह कर रखे हैं। फिज़िकल एफर्ट्स जो हैं वो उसमें दी होंगी कि मिनिमम फिज़िकल एफर्ट्स क्या होनी चाहिए, फिज़िकल स्किल्स, मिनिमम फिज़िकल स्किल्स क्या होनी चाहिए पर्सनल की, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल कर पाएगा। फिर कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, पर्सनल की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है या कैसी होनी चाहिए, बेसिकली कैसी होनी चाहिए पे बात होती है। फिर इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद यूजुअल सेंसरी डिमांड जैसे कि देखने की, सुनने की और स्मेल करने की जो सेंसरी डिमांड्स हैं वो कितनी वो फुलफ़िल करेगा, तो हम उसको उस जॉब पे अपॉइंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो वैसे तो पूरी एचआर प्लानिंग में ये यूज़ की जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक एरियाज़ हैं, जैसे अभी डिस्क्राइब मैं कर देती हूँ, जैसे पर्सनल प्लानिंग में, परफॉर्मेंस अप्राइजल में, हायरिंग में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जॉब एवेल्यूशन में एंड कॉम्पेंसेशन सेट करने में, हेल्थ और सेफ्टी के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की नीड होती है, और एम्प्लॉय डिसिप्लिन के लिए, वर्क शेड्यूलिंग करने के लिए, कैरियर प्लानिंग करने के लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन कराने की या करने की नीड होती है। तो फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन किसके पार्ट है या किसके आउटकम है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आर द आउटकम्स ऑफ जॉब एनालिसिस। किसी भी जॉब की जब एनालिसिस की जाती है तब हमें ये दो आउटकम्स मिलते हैं, मैंने पहले भी बताए थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में मैं इंक्लूड कर दे रही हूँ कि जॉब डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो जॉब डिज़ाइनिंग भी जॉब एनालिसिस का ही मतलब कह सकते हैं, जॉब एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट है जॉब डिज़ाइनिंग। जॉब डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना, संयोजन करना, उसका वो कहलाता है जॉब डिज़ाइनिंग। तो द लॉजिकल सीक्वेंस टू जॉब एनालिसिस इज जॉब डिज़ाइन। तो जॉब डिज़ाइन इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनटू a unit of work to achieve certain objectives. Job design follows job analysis. Job analysis के बाद ही जस्ट जॉब डिज़ाइन की जाती है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से जो उसके टास्क परफॉर्म कैसे किए जाएंगे, इसको मान लीजिए कि पहले फ्रेम बनेगा, जॉब डिज़ाइन इसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे, वो तो पहले उसका सबसे पहले कार का फ्रेम बनाया जाएगा, फिर उसके आगे के व्हील लगाए जाएंगे, फिर उसमें डोर्स लगाए जाएंगे। इस तरह से जो सीक्वेंसेस को प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जो है वो जॉब डिज़ाइनिंग कहलाता है। तो और इसमें उसमें भी जो है फ्रेम है, तो फ्रेम कितने लोग मिलकर बनाएंगे, कितने लोगों की यूनिट होगी, उसमें भी यूनिट ऑफ एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि फ्रेम में भी कुछ बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इट मीन्स कि विंडशील्ड्स कौन लगाएगा, और जो व्हील्स है, व्हील्स किस तरह से होंगे, किस तरह से लगाए जाएंगे, कहाँ बनेंगे, किस यूनिट में बनेंगे, कहाँ से वो लेकर आएंगे, किस तरह से। तो ये जो सीक्वेंसेस है, बेसिकली सीक्वेंसेस है कि भाई कार यूनिट है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी आया उसने कोई भी पार्ट जोड़ दिया, नहीं। इट मीन्स जॉब डिज़ाइन का ये है कि इन जो टास्क और ड्यूटीज़ को प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज उनको जमाना, कि सबसे पहले फ्रेम एक बनाई जाएगी, उसके बाद पहले आगे के व्हील लगेंगे, फिर डोर्स लगेंगे, देन पीछे के व्हील लगेंगे। इस तरह से कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जॉब डिज़ाइन, मतलब जॉब डिज़ाइन करने की सीक्वेंस हो सकती है। तो इसको जॉब डिज़ाइन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो जॉब डिज़ाइन को फ्रेंड्स 3 तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर एनवायरमेंटल बिहेवियर, और थर्ड वन है बिहेवियरल फैक्टर्स। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं वो जॉब डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क।
तो जॉब डिज़ाइन के लिए किसी कार्य या फिर कार्य में कई सारे कार्यों को, मतलब या तो कोई एक कार्य, कोई एक बंदा खुद मुख्य कार्य है जो वो खुद अकेला कर लेगा, या फिर मुख्य कार्य जिसमें कई सारे इंटर रिलेटेड टास्क इन्वॉल्व होते हैं, वो पर्टिकुलर इनकम्बेंट उसको अंजाम दे सकता है। तो ऑन द अदर हैंड टास्क फंक्शंस में भी स्प्लिट बिटवीन अ टीम, मतलब या फिर एक ही कार्य को या जो मुख्य जैसे इंटर रिलेटेड जो भी टास्क हैं उनको किसी भी टीम में कह सकते हैं कि उनको स्प्लिट कर देना, टीम में बांट देना। जैसे हम कार मैन्युफैक्चरिंग की ही बात कर रहे थे, तो सपोज़ कि गेट बनाना है, तो गेट या तो एक बंदा ही एक्सपर्ट है वो खुद अकेला बना सकता है, या फिर गेट में कई सारे पार्ट्स जो होते हैं कि उसमें पावर विंडोज़ लगाए जाते हैं, विंडोज़ लगाए जाना है, तो एक गेट का फ्रेम कोई और बंदा बना दे, फिर उसमें विंडोज़ कोई और लगा दे, स्पीकर्स कोई और लगा दे, इस तरह का जो भी होता होगा, तो इस तरह के पूरे कार्य को पूरी एक टीम में स्प्लिट कर देना, या फिर असेंबली लाइन में टास्क को स्ट्रंग कर देना, क्या कहलाता है, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क कहलाती है। देन उसके बाद आता है फ्रेंड्स वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो इज सेम जो मैंने अभी बताया, सीक्वेंस बन जमाना, कि किसी भी फर्म में फ्लो ऑफ वर्क प्रोडक्ट या सर्विस के नेचर पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि वर्क फ्लो में यह निश्चित किया जाता है कि कौन सा कार्य पहले करना है। वैसी जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ 2-3 बार कि पहले कार के व्हील्स लगेंगे या पहले कार के डोर्स लगेंगे, इस चीज़ को निश्चित करना है कि पहले कौन सा कार्य किया जाए और कौन सा बाद में किया जाए। जैसे कि वही जो कि पहले कार की फ्रेम बनाई जाती है, फिर डोर्स उसके बाद में डोर्स बनाए जाते हैं, तो मतलब इस सीक्वेंस को निश्चित करना वर्क फ्लो कहलाती है। देन इसके बाद है अर्गोनॉमिक्स। तो अर्गोनॉमिक्स क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल टर्म, थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग है कि किसी भी मतलब किसी भी जॉब को इस तरह से डिज़ाइन करना, इस तरह से शेप करना कि जो एम्प्लॉय है उसको जो परफॉर्म करेगा उस टास्क को या उस जॉब को करेगा, तो उसकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस जॉब में फिट हो जाएं, और वो जो बंदा है वो उस कार्य को आराम से, मतलब कंफर्टेबली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। इसमें कैसे कि कह सकते हैं, इसमें जो भी वर्कर होता है उसको उसकी कंफर्ट को ध्यान रख के, या उसकी मतलब टाइम कंज्यूमिंग को भी कम हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए तो क्या किया जाता है कि जॉब की मतलब लोकेशन ऑफ टूल्स जो है कि टूल्स कहाँ कहाँ रखे हैं उनको बहुत ही अच्छे से इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आसानी से उनको असेंबल कर ले, वहाँ से उठाने में रखने में उसको प्रॉब्लम ना हो। स्विचेस उसके अच्छे मतलब इस तरह से लगाए जाते हैं कि उसको अगर बार बार बंद चालू करना है किसी टास्क को परफॉर्म करने में तो वो इजीली कर सके, और अदर फैसिलिटी भी जो है वो इसी तरह से उसको जॉब को उसको शेप की जाती है, डिज़ाइन की जाती है कि उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि जो टास्क जो है जो वो परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, उसको वो कंफर्टेबली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। देन फिर वर्क प्रैक्टिसेस। तो वर्क प्रैक्टिसेस क्या है फ्रेंड्स? वर्क प्रैक्टिसेस आर नॉट वर्क प्रैक्टिसेस जो हैं वो सेट हैं, उस वर्क को करने का तरीका बताता है कि जो मेथड्स हैं, जो कह सकते हैं कि इस तरह की जो मेथड्स ट्रेडिशनली यूज़ की जा रही थी, कि जैसे वही कार मैन्युफैक्चरिंग का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले अगर इस तरह से कोई एक मेथड फिक्स है कि पहले कार का फ्रेम ही बनेगा उसके बाद ही डोर बनाए जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसको करके उस कार्य को बार बार करके प्रैक्टिस में ले कि इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रेम बनाने में बनाते रहते हैं, कुछ है तो डोर्स बनाते हैं, कुछ है तो जो उसके अदर पार्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इस तरह से उसका जो मैन्युफैक्चर जो है कार का वो बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से भी इसको वर्क प्रैक्टिस कहते हैं। फिर है फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द जॉब डिज़ाइन। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में है एम्प्लॉय एबिलिटी एंड अवेबिलिटी। इट मीन्स कि जॉब को डिज़ाइन करते समय पीपल हु आर टू डू द वर्क, उनकी एबिलिटीज़ को और अवेबिलिटीज़ की जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा
या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर उनकी वो उनकी जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो लोकल पर्सन्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ कितनी हैं और अवेलेबिलिटी कितनी है, हमें जितने लोगों की नीड है उतने लोग वहाँ पे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, इस तरह से उसको जॉब को डिज़ाइन करना। जैसे आपने कभी एक वो ऐड देखा हो, किसी वॉशिंग पाउडर का ऐड है, तो वो उसमें बोलता है कि हमको यहाँ पे हम अपना प्लांट जो लगा तो लेंगे पर हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलने वाले मैनेजर्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से वर्क फर्स्ट और फिर नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चर एक्सप्लेनेशंस। तो पहले के टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स कि जो पीपल्स होते थे उनका एक ही काम होता था, मतलब पैसे कमाने के लिए, कि उनको वो किसी भी कंडीशन में जॉब करने को रेडी रहते थे। बट अब क्या हुआ है कि नॉलेज जब से बढ़ा है, एजुकेशंस बढ़ी है, तो उससे क्या हुआ, जो पीपल्स हैं उन लोगों की एबिलिटीज़ बढ़ी हैं, कॉम्पिटेंसीज बढ़ी हैं, तो वो जो वर्क में अपने मतलब अपनी शर्तों पे काम करते हैं। अब ये इस तरह का वो आ गया है। तो इस तरह से जॉब डिज़ाइन करना कि वो जो पीपल्स हैं वो उसके लिए अट्रैक्ट हों जॉब को करने के लिए, लाइक वर्क कंडीशंस इस तरह की हों, इस अच्छी हों, ताकि वो उस जॉब को करने के लिए खुद ब खुद अट्रैक्ट हों। देन फ्रेंड्स इसके बाद में है लास्ट वाला है हमारा बिहेवियरल एलिमेंट्स। क्या है, तो फीडबैक, जैसे जो पीपल्स जो काम करते हैं वो अपने काम के बारे में या टास्क को जब वो परफॉर्म करते हैं तो उसके बारे में मीनिंगफुल फीडबैक्स की नीड, मतलब इच्छा रखते हैं कि उनको मीनिंगफुल नीड्स मिले, फीडबैक मिले, सॉरी। फिर ऑटोनॉमी है, तो इट मीन्स कि उनको अपनी जो पर्टिकुलर टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, उसके लिए उस टास्क को अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए थोड़ी सी फ्रीडम दें कि वो कंट्रोल और कंट्रोल कर सकें और अपने तरफ से वो डिसीज़न ले सकें। इस तरह का उनको थोड़ा सा फ्रीडम दी जानी चाहिए, इस तरह से जॉब को डिज़ाइन की जानी चाहिए। ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसे जॉब जो एम्प्लॉयज़ को डिसीज़न लेने का राइट देते हैं, वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की जो रिकॉग्निशन और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। और ऑन द अदर हैंड अगर उनको इस तरह से कंट्रोल्ड, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑटोनॉमी होती है ना, तो क्या होता है एम्प्लॉय की पुअर परफॉर्मेंस को का रीज़न बन सकती है ये। फिर है यूज़ ऑफ एबिलिटी, तो जॉब मस्ट बी परसीव्ड बाय इंडिविजुअल। कोई भी जॉब, हम वैसे तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो जॉब को देखते हैं, लेकिन जॉब जो है, जॉब को हम किस तरह से देखी जाती है, तो वो इंडिविजुअल के तरह, क्योंकि करना तो इंडिविजुअल को है ना मशीन करेगा ना इन्वेंट्री से होगी, जॉब तो किसी भी इंडिविजुअल को ही परफॉर्म करना होती है। तो क्योंकि जो होता है इंडिविजुअल्स जो होते हैं उन्हें जॉब को इफ़ेक्टिवली और परफॉर्म करने के लिए एबिलिटीज़ को मतलब एबिलिटीज़ को पूरी तरह से एफिशिएंटली यूज़ करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इस तरह से जॉब को डिज़ाइन की जाए कि उनकी पूरी एबिलिटीज़ को भी यूज़ किया जा सके उस जॉब में। फिर वैरायटी भी होनी चाहिए जॉब को, कि उनका जॉब रोटेशन होता रहे ना। अगर वैरायटी नहीं होगी जॉब में तो वो क्या होता है, वो बोर्डम का कारण बन सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर बोर्डम से फैटिग होता है और फैटिग जो है वो मिस्टेक आकर होती है फैटिग से। तो अगर जॉब्स में वैरायटी डाल दी जाए तो फैटिग से होने वाली मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन ऑन जॉब डिज़ाइन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टू जॉब डिज़ाइन इज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और ले रहे हैं हम फ्रेंड्स, विच इज़ जॉब डिज़ाइन अप्रोचेस। तो फ्रेंड्स 5 पॉपुलर अप्रोचेज हैं जॉब डिज़ाइनिंग की। तो वो क्या क्या हैं, जॉब रोटेशन, जॉब इंजीनियरिंग, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट एंड सोशियो टेक्निकल सिस्टम। और फ्रेंड्स किसी भी जॉब डिज़ाइनिंग में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द डाइवर्स कॉम्पेटेंसीज at the various organization levels, and the other high level of decision making competency for successful implementation। तो फर्स्ट हम पहले ले रहे हैं फ्रेंड्स जो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होती है, पहले मैंने अभी जब हम वैरायटी की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब टू एड वैरायटी एंड रिड्यूस बोर्डम। जॉब रोटेशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉय को
जॉब टू जॉब रोटेट किया जाता है कि इस जॉब से उस जॉब में रोटेट किया जाए, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने दिया जाए, जिससे क्या होता है कि उससे एक ही तरह के काम करने से जो बोर्डम आती है, मोनोटोनसली काम करने से जो बोर्डम आकर होती है वो बोर्डम ना हो, और उसकी क्या होती है दूसरे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने, एक तरह के अलग अलग टास्क परफॉर्म करते रहने से उसकी जो है स्किल्स जो हैं वो एनहांस होती रहती हैं। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स कि सेम स्किल वाले जॉब रोटेशन में क्या होता है, सेम जॉब में सेम स्किल वाले जॉब में ही उनको रोटेट किया जाता है। ये नहीं है कि टीचिंग जॉब है, कहीं अगर एक टीचर है तो टीचर को हम इंजीनियरिंग वाला काम दे दें, इस तरह से नहीं होता। उसमें कैसे सेम स्किल वाले जॉब होते हैं कि मान लीजिए कि किसी का काम ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है मशीन में, तो ऑयलिंग के साथ में उनको फिर ग्रीसिंग करने का भी काम देते हैं, तो ये जॉब रोटेशन कहलाता है। देन है जॉब इंजीनियरिंग। तो जॉब इंजीनियरिंग जो है फ्रेंड्स वो किस पे फोकस करती है, वो फोकस करती है टास्क टू बी परफॉर्म्ड या मेथड टू बी यूज्ड, और फिर वर्क फ्लो अमंग एम्प्लॉयज, लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इंटरडिपेंडेंसी अमंग पीपल एंड मशीन। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एग्ज़ामिन करते हैं जॉब डिज़ाइन फैक्टर्स को, कि टाइम और मोशन स्टडी से उनको पहले क्या होता था, ये वाली जो अप्रोच है जॉब इंजीनियरिंग फ्रेंड्स, पहले आप ये याद रख लीजिए कि ये जो है वो F.W. टेलर ने दी थी। और पहले क्या उनको बहुत ही जो पीपल्स होते थे उनको बहुत ही हार्शली काम कराया जाता था, उनके पर्सनल मतलब उनको एज ए इंडिविजुअल नहीं देखा जाता था, उनको जस्ट एज ए एम्प्लॉय देखा जाता था टाइम एंड मोशन स्टडी में। तो उसमें केवल किस चीज़ पे कि टास्क कैसे होगा, इस बात पे फोकस होता था, मेथड कौन सी यूज़ की जाएंगी, वर्क फ्लो कैसे, एम्प्लॉयज़ में वर्क फ्लो कैसे होगा, लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, इस तरह का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता था। इसके बाद है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जॉब एनलार्जमेंट रेफर्स टू द एक्सपांशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय एन एम्प्लॉय इन अ सिंगल जॉब। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था कि एक मैकेनिक, हम फिर से वही एग्जांपल ले लें कि एक मैकेनिक है, वो अगर उसकी जॉब एनलार्जमेंट की जाएगी, तो जैसे अभी जॉब रोटेशन में मैंने बताया था कि पहले वो ऑयलिंग करने का उसका काम होता था, तो फिर उसको बाद में दे देंगे कि अब आप ऑयल ग्रीसिंग करिए। लेकिन एनलार्जमेंट में क्या होता है, एक के साथ में दूसरे भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है कि अगर उसको ऑयल चेंज करने का उसका काम है ऑटो मैकेनिक का, तो उसके साथ में वो ग्रीसिंग एंड चेंजिंग ट्रांसमिशन फ्लूइड भी कर सकता है ना। तो उसको जॉब एनलार्ज मतलब जॉब को थोड़ा सा, टास्क को थोड़ा सा बढ़ा देना जॉब एनलार्जमेंट कहलाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी अप्रोच है फ्रेंड्स जॉब एनरिचमेंट। अब एनरिचमेंट तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, उसको जॉब को बढ़ा देना, मतलब जॉब में मोटिवेशन को बढ़ा देना जॉब एनरिचमेंट कहलाता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा जॉब इंजीनियरिंग में कि वो केवल टास्क टू बी परफॉर्म पर फोकस करता था, नॉट ऑन इंडिविजुअल की उनकी क्या कंडीशंस होंगी उस पर नहीं करता था। लेकिन फिर ये जो जॉब एनरिचमेंट अप्रोच किसने दी थी, जॉब एनरिचमेंट अप्रोच दी थी हर्जबर्ग ने। जॉब इंजीनियरिंग टाइम मोशन स्टडी किसने दी थी, F.W. टेलर, और जॉब एनरिचमेंट किसने दी थी, हर्जबर्ग ने दी थी। तो जॉब एनरिचमेंट क्या है, जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स एडिंग मोर मोटिवेशंस, जो मैंने अभी बताया कि किसी भी जॉब में मोर मोटिवेशंस को इंक्लूड करना। फ्रेंड्स हर्जबर्ग जी ने अपने फेमस रिसर्च में जो कि मोटिवेटर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स को लेकर किया था, उसमें इस जॉब एनरिचमेंट को पॉपुलर बना दिया था। इसका सिंपल मीनिंग क्या कि किसी भी जॉब में कुछ मोटिवेटर्स ऐड कर देना जिससे कि जॉब वो मोर रिवॉर्डिंग बन सके। टू बी स्पेसिफिक कि जॉब कब एनरिच होती है, जब जो जॉब का नेचर है वो
एक्साइटिंग हो, चैलेंजिंग हो, क्रिएटिव हो और जॉब होल्डर को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, जॉब के बारे में प्लानिंग करने की और कंट्रोलिंग पावर्स दे, तो वो क्या हो जाती है, उसके लिए बहुत ही मतलब वो आनंददायक हो जाती है, बहुत ही उसको हैप्पीनेस देती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और आगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे तो आप बने रहिए मेरे